Ankita. Good afternoon. Yeah, hello sir. Good afternoon. So Ankita, how you're feeling to be a part of I am Kashipur? सर फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. गेटिंग इनटू IIM वाज माय ड्रीम. और जस्ट आफ्टर, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन ज्यादा टाइम नहीं किया था, एंड देन टू आई एम स्टैंडिंग इनटू एन IIM, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. एंड क्लासेस चल रहे हैं, फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा एंजॉयफुल बात हो जाती है जब मैं एक एक चीज, एक असाइनमेंट या फिर कोई डेडलाइन, ये सब चीज मेरे लिए बहुत नया हो गया है फिलहाल तो. एंड अभी जस्ट आई कैन नॉट एक्सप्रेस. आई एम रियली वेरी हैप्पी गेटिंग इनटू एन IIM. Great, great. Like Ankita, before we go ahead with this discussion further, आप अपने बारे में कुछ बताइए. Like हम जानना चाहते हैं अंकिता का बैकग्राउंड. हाँ सर, तो बिकॉज मैं एक इंजीनियर हूँ, and 10th 12th I had my grades in 80s. And then coming into engineering, I was basically from mechanical engineering background, and then I jumped into IT. मैंने अपना एक्सपीरियंस शुरू किया इन्फोसिस से, गेटिंग इनटू एन IT कंपनी. मुझे ऑल टुगेदर सब कुछ फिर से ही पढ़ना पड़ा, क्योंकि मैकेनिकल बैकग्राउंड में मुझे सी के अलावा और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती नहीं थी. एंड देन कमिंग टू इन्फोसिस, मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा. इनिशियल डेज से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. ऑल्दो दैट वाज ट्रेनिंग पीरियड में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी. सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, जब तक हम लोग को पढ़ने का टाइम दिया रहता था तब तक मुझे पढ़ना पड़ता था. ऑल्दो इट वाज क्वाइट इजी फॉर अदर स्टूडेंट्स जो कि पहले से जानते थे, जो IT बैकग्राउंड से थे, तो उनके लिए तो इजी ही होगा. बट मी और मेरे जैसे कुछ और लोग जो बिल्कुल IT से नहीं थे, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं, मैकेनिकल में कुछ भी नहीं है IT का, तो मुझे एकदम ABC से शुरू करना पड़ा. फिर इन्फोसिस में मेरी जर्नी रही समथिंग अराउंड 31 मंथ्स की. एंड देन आई जॉइंड IIM काशीपुर 21 बैच. ओके, इसमें थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए ना. ओके, तो मेरे फैमिली में मैं सबसे एल्डर किड हूँ. एंड माय फादर इज आल्सो एन इंजीनियर इनटू टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. एंड माय टू सिबलिंग्स, दे आर वन, एक तो अभी स्कूल में ही है, ही इज इन क्लास 10. एंड मेरी छोटी बहन है, शी इज जस्ट पास्ड ऑन विद ग्रेजुएशन दिस ईयर, लाइक 2020. एंड they are not into something like CAT and all. She's preparing for government job. I was the only one who choose to be into something like this domain, because मेरी family government job को लेकर बहुत ज्यादा precise है. उनको गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं. मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं गवर्नमेंट जॉब से, एंड दैट टू इनटू गुड पोजीशंस. तो सबका तो वही चॉइस था, बट मैंने रास्ता अंकिता, बदल लाइक, लिया. तो आपको कैसे फील हुआ कि मुझे मैनेजमेंट प्रोग्राम में जाना चाहिए, और ये कब फील हुआ? बिकॉज सब गवर्नमेंट जॉब के लिए लुक आफ्टर कर रहे हैं. सडनली हाउ यू थॉट दैट यू विल बी मूविंग टू अ मैनेजमेंट प्रोग्राम? सर, तो 2017 में जब मेरा फाइनल ईयर था, एंड उस वक्त लोग अपने लिए रास्ते बदल रहे थे. कुछ लोग गेट, कैट, सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव था. कुछ को था कि नहीं, उन्हें वर्क एक्सपीरियंस, काम ही करना है आगे, उनका कोई फर्दर स्टडीज का प्लान नहीं है. उस दौरान मुझे ये चीज फील हुआ कि फॉर टाइम बीइंग, गेट इज नॉट समथिंग व्हाट आई एम चूजिंग. एंड मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए मेरे पास उस वक्त कोई खास बोल सकते कि स्ट्रेंथ नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं थी. जस्ट आई वाज कॉलेज ग्रेजुएट. बट स्टिल जितनी जानकारी मुझे मिली थी, मैनेजमेंट एक बोल सकते हैं कि चीजें को संभालना. एंड स्कूल टाइम में भी मैं कुछ स्पोर्ट्स कमेटी में हेड रही, क्योंकि मैं काफी ज्यादा अलाइन थी टुवर्ड्स स्पोर्ट्स. मैं एक्चुअली एथलीट हूँ, मैंने 10 साल खेला है. तो इन सब चीज को मैनेज करते हुए एक मैनेजमेंट का नजरिया बन चुका था. मुझे पता था कि मैनेजमेंट में करना क्या होता है और ये कितना हेल्पफुल है. थोड़े वक्त मैंने भी सीखा, एक्सपीरियंस किया स्कूल में छोटे मोटे चीज मैनेज करके.
ऑल्दो नॉट एट बिगर लेवल। फिर कॉलेज में भी कुछ चीजें मुझे जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह को मैनेज करने का मौका मिला, तो ऑल दिस वाज ऑन अ स्मॉलर स्केल। बट जब मैं फाइनल ईयर में आई तो मुझे अपने गिवन चॉइसेस में एमबीए बेस्ट लगा। स्टिल उस लेवल का अलाइनमेंट अब भी नहीं था, पर ऑल्दो मेरा जॉब इन्फोसिस में हो गया, आई वाज सिलेक्टेड इन दैट। एंड जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2017 में, ऑल्दो आई वाज एबल टू स्कोर अ डिसेंट परसेंटाइल, बट मेरे सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर नहीं थे, so I could not get any calls in 2017. नेक्स्ट इन 2018, तब तक मैं इन्फोसिस ज्वाइन कर चुकी थी, और इन्फोसिस की ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है, बहुत मेहनत होता है, एंड दैट टू व्हेन आई वाज नॉट फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। तो मैंने तब कैट स्किप कर दिया था। मुझे उस वक्त इन्फोसिस में वो मेहनत एज कम्पेयर टू कैट मुझे इन्फोसिस में देना ज्यादा फ्रूटफुल लगा। तो मैंने अपनी जॉब को सूदिंग बनाया, स्मूथ बनाया, आगे बढ़ी, मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई। देन फिर मैं प्रोजेक्ट में आई। फिर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहा, थोड़े टाइम के लिए मैं उधर काम की। फिर मैंने सप्लाई चेन में, मुझे सप्लाई चेन पर प्रोजेक्ट मिल गया, जो कि मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरा बेस्ट पार्ट था। वहां पर जो मुझे सीखने को मिला वो मैं आज अप्लाई कर सकती हूँ। आज अभी अपने एमबीए करिकुलम में, अपने सीखने में, जो यहाँ पर मैं बोलती हूँ या फिर जो एक्सप्रेस कर पाती हूँ, वो सब कुछ इसलिए है क्योंकि मुझे वहां पर उन प्रोजेक्ट्स में कुछ सीखने को मिला। देन फिर मैं आगे बढ़ी। 2019 में भी मैंने कैट देने का कोई प्लान नहीं किया था, क्योंकि मैं बिल्कुल खुश थी अपने प्रोफाइल से, अपने जॉब से। फिर थोड़ा टाइम जैसे बीता तो मुझे ये चीज समझ में आया कि अब यहाँ से आगे निकलने के लिए, एक स्टेप अहेड बढ़ने के लिए, ये प्रोफाइल लॉन्ग रन में नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा चेंज अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। इस बीच मेरे 2 प्रमोशंस हो गए थे, पर स्टिल आई वाज नॉट इनटू मैनेजरियल पोजीशन, और वो पॉसिबल भी नहीं है 2 साल के टाइम फ्रेम में। तो मुझे तब ये चीज रियलाइज हुआ कि अब हायर स्टडीज एंड दैट टू इनटू एमबीए बहुत जरूरी है। मुझे ऑल्दो अपने ही डोमेन में रहना था, मुझे फ्यूचर में भी मेरा यही प्लान है कि आगे भी जब मैं मैनेजमेंट पोजीशन पे जाऊंगी तो मैं आईटी में ही रहूंगी। तो बस यही था कि अब इस पोजीशन से मैं एक स्टेप आगे निकल सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा समझ खुला, और मुझे लगा कि अब बेस्ट टाइम है एक आईएम में जाने का, एमबीए करने का। तो फिर मैंने कैट 2020 के लिए सोचा, और ये सोचने में मुझे काफी लेट हो चुका था। तब मैं अभी प्लान ही कर रही थी, तब तक जुलाई खत्म हो चुका। इस दौरान मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स एंड ऑल से सजेशन लिया जो कि ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे कैट की। तो उन लोगों ने मुझे ऐसे बोला कि अरे ठीक है, यू कैन गो फॉर इट, ट्राई, बट आई गेस 2021 वुड बी बेस्ट फॉर यू। कैट 20 तो अभी हाथ से निकल गया है, टाइम नहीं है तुम्हारे पास प्रिपरेशन करने का। बट आई वाज स्टिल डिटरमाइंड कि नहीं, ऐसे कैसे हाथ से निकल गया है, अभी वक्त है, 3-4 महीने जो है, आई विल गो फॉर इट, मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी। और ये ऐसा टाइम था जुलाई एंड की, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करने का कोई खास फायदा नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास सिलेबस ही अभी पूरा नहीं था। ऑल्दो 2017 में मैंने सब कुछ किया था, मॉक्स सिलेबस सब कुछ किया था, बट क्योंकि 2 साल का गैप हो चुका था, तो अब फिर से मुझे सारा सिलेबस देखना पड़ेगा। तो फिर भी मैंने बहुत हिम्मत बांधी, एंड अगस्त 2020 में मैंने सिलेबस उठाया। मुझे 1-2 दिन लगा पूरे सिलेबस को ब्रेक करने में, कि मुझे कब कब कितना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है एक दिन में। एनी हाउ मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं अलोंग विथ माय वर्क। मेरा 9 to 6 जो काम था, वो भी वैसे 9 to 6 कभी होता नहीं था, वो 9 to 8 हो जाता था, 9 to 9 भी हो जाता था, क्योंकि क्लाइंट्स का उस तरह का डिमांड होता था, हम सप्लाई चेन में थे, तो थोड़ा मेहनत हो जाता था। तो उसके अलावा वो 10-12 घंटे के मेहनत के अलावा मुझे ये टारगेट पूरा अचीव करना था कि अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने थे। मैंने तब एक टाइम फ्रेम बनाया था कि अगस्त एंड सितंबर में मुझे सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स, लेट इट बी क्वांट्स और एलआरटीआई कंप्लीट कर लेना है, और पर डे कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2 आर्टिकल्स तो मुझे पढ़ने ही है। न्यूज मेरा स्किप भी कर जाता था
कभी न्यूज पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि अपने रूटीन ही इस तरीके का हो गया था। एंड देन सितंबर एंड से मैंने मॉक देना शुरू कर दिया। एंड मैं इतनी कंसिस्टेंट थी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में कि जो मैंने टारगेट सेट किया था अगस्त एंड सितंबर सिलेबस कंप्लीट, वो मैंने कर लिया। सितंबर एंड तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। फिर अक्टूबर स्टार्टिंग से मैंने मॉक्स देना शुरू कर दिया। बहुत गंदे मार्क्स आते थे मॉक्स में, बोलने लायक भी नहीं है, इतने गंदे मार्क्स आते थे। बट स्टिल मैंने सोचा कि ठीक है, इन मॉक्स को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। एक एक मॉक्स के ऊपर मुझे कभी 4 घंटे 5 घंटे का एनालिसिस करना पड़ता था, समटाइम्स इवन मोर, जो कि बहुत मेरिट वाला पार्ट था। अगर मैंने कम टाइम दिया होता तो शायद मैं उसी परसेंटाइल के साथ रह जाती, उन्हीं स्कोर के साथ रह जाती। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये करते करते फिर मैंने कैट 2020 दिया, एंड लकीली इस बार मेरा सारा सेक्शनल भी क्लियर था, एंड आई कुड स्कोर इवन अ बेटर percentile in before, and I'm here. फाइनली आई एम काशी। Yes, आपकी finally I am. बातचीत से मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा, आप बहुत ऑनेस्टली अपना सारा आंसर्स बताई हैं, बिकॉज जनरली आपका जो बुनियाद 2017 में आपने पढ़ा था, आई होप उस वक्त आपने बहुत ही मेहनत से किया था, इसलिए आपका बेसिक इतना स्ट्रांग रहा है जो आप उसको कैरी फॉरवर्ड 2020 में भी लाई हैं। और कर सके, आप yes, obviously. आपका जर्नी से समझ आ रहा है कि ये जर्नी काफी टफ था, काफी टफ था। नौकरी करते करते इसको पढ़ना और 2 साल का गैप हाँ, रखना। नौकरी करते हुए जॉब के साथ ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि मेरा जॉब का भी कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन नहीं था कि 9 to 6 इज द फाइनल टाइम। हम्म, जब रिक्वायरमेंट होती थी तो हमें ज्यादा टाइम देना पड़ता था, करेक्ट। और क्योंकि हम सर्विस बेस्ड कंपनी में है, क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे करने। उस पे भी मुझे कभी शिफ्ट्स मिल जाते थे, कभी नाइट शिफ्ट होता था, कभी सेकंड शिफ्ट होता था। सेकंड शिफ्ट ऑल्दो कंप्लीट हो जाता है 11 PM में, पर वो मेरा 1 तक चला भी जाता। आप मैनेजमेंट प्रोग्राम करने से पहले ही अपने लाइफ में बहुत चीज मैनेज करके एंटर कर रही। हाँ, जो कि मुझे मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता था, टू बी अ पॉजिटिव पार्ट बोल सकते हैं। अच्छा अंकिता, लाइक आपने इनिशियली 2021 का बैच ज्वाइन किया है आई एम काशीपुर में, so it's very जी। early to ask this question, like कि but still we would love to know कि आपका अभी तक till now एक्सपीरियंस क्या रहा है आई एम काशीपुर का। इनिशियल क्लासेस से, ओरिएंटेशन से आपको कैसा एक अनुभव का फीलिंग हो रहा है? ओरिएंटेशन से लेकर ओरिएंटेशन के लिए तो मैं सबसे पहले बहुत ज्यादा घबराई हुई थी कि मेरे पास मैंने एकदम सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते करते ही मैंने लास्ट डे कर दिया था, क्योंकि मैंने बहुत लेट रेजिग्नेशन दिया अपनी कंपनी में। तो 30th जून को मेरा लास्ट डे था इन्फोसिस में, एंड 1 जुलाई से मेरे ओरिएंटेशन शुरू थे। मुझे कुछ के लिए भी टाइम नहीं मिला, खुद को भी प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं मिला। इस रात मैंने खत्म किया है, अगली सुबह से मेरा ओरिएंटेशन था। ओरिएंटेशन की जहां तक बात करें तो हमारे ओरिएंटेशन क्लासेस में हमें 3 सब्जेक्ट्स के क्लासेस दिए गए थे 4 दिनों के लिए। इनिशियली उनमें से मुझे एक मैथ्स एंड एक्सेल, क्योंकि मुझे आता था तो मेरे लिए वो इजी था। मैनेजमेंट मार्केटिंग की एक सब्जेक्ट थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मार्केटिंग में कल चल क्या रहा है। पर ये इतना बेनिफिशियल था मेरे लिए कि वो जो मैंने 4 दिन ना समझ के बिताया, आज जब वो क्लासेस में होता है तो मुझे सब कुछ समझ आता है, एंड मैं सारे केसेस सॉल्व कर पाती हूँ। मतलब मेरे लिए काफी इजी पड़ा। ओरिएंटेशन बेस्ट पार्ट है एक IIM में आने का या फिर किसी भी बी स्कूल का, क्योंकि वो एक कैंडिडेट को पूरी तरीके से तैयार कर देता है आगे के सारे फेजेस को हैंडल करने के लिए। इसी दौरान हमारे सीनियर्स ने काफी टास्क हमारे ऊपर डाल दिया। हर दिन 1-2 करके टास्क तो आते ही थे सीनियर्स के क्लब्स एंड कमिटीज से। यहाँ पर मुझे क्या सीखने को मिला, मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। लाइक आई कुड ग्रैब, मैं अच्छे से एक प्रेजेंटेशन बना सकती थी, पर जो प्रेजेंटेबल मोड पर हम जो प्रेजेंटेशन एक मैनेजमेंट एक भी स्कूल में देते हैं या फिर अपने कॉर्पोरेट में देते हैं,
उस तरीके का प्रेजेंटेशन मुझसे नहीं हो पाता था, मैं थोड़ा वीक थी उसमें। पर जब ये सीनियर्स के टास्क आने शुरू हुए और उनकी सारी चीजें बोल सकते हैं कि प्रेजेंटेशन मोड में ही हमें देनी होती थी पीपीटीज में, तो मुझे वहां पर प्रैक्टिस बना, सीखने को मिला, एंड आई एम मच मोर बेटर इन दैट एज कम्पेयर टू बिफोर। फिर इसी इंडक्शन के दौरान सीनियर से बहुत सारी इंटरेक्शन हुई, बहुत कुछ जानने को मिला कैंपस के बारे में, कल्चर के बारे में, सब कुछ, मतलब इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आज हम कैंपस में नहीं है फिर भी ऑलमोस्ट सब कुछ जान रहे हैं कैंपस के बारे में, तो इट वाज रियली ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग। गुड टू हियर दिस फ्रॉम योर साइड। लाइक अंकिता, जैसे एक बच्चा अगर वो आईएम काशीपुर के लिए लुक आफ्टर कर रहा है, तो किस किस पैरामीटर के ऊपर वो अपने आप को मजबूत बनाए, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आईएम काशीपुर का सिलेक्शन प्रोसीडियर क्या है, लाइक किस बुनियाद पे वो सेलेक्ट करते हैं, उनका पैरामीटर्स क्या क्या है सिलेक्शन के? तो आई एम काशीपुर ऑब्वियसली कैप के थ्रू हमें मिलता है, एंड इसमें हमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होता है, क्योंकि ऑल्दो यू गेट वेरी गुड परसेंटाइल, अगर आपका सेक्शनल क्लियर नहीं है तो इवन कैप के कॉल भी नहीं आते हैं। तो इसके लिए हमें सेक्शनल क्लियर करना होता है। सेक्शनल इज समवट अराउंड 70 टू 80 के बीच में, हर साल थोड़ा वैरी करता है, एंड एक डिसेंट परसेंटाइल होना चाहिए, समथिंग 95, अराउंड 90 टू 95, ताकि आपका कैप में फर्स्ट कॉल आ सके। तो दिस इज ऑल। और काशीपुर का एक एनालिटिक्स का भी डोमेन है, जिसका थोड़ा डिफरेंट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। यहाँ पर कैट और जीमैट दोनों के स्कोर से लेते हैं, एंड यहाँ पर काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के काफी पॉइंट्स मिलते हैं, एक मेजर पार्ट हो जाता है वर्क एक्सपीरियंस का। आउट ऑफ 80-20 आपको वर्क एक्सपीरियंस से लेना होता है, एंड देन 10, 12 ग्रेजुएशन, सबके मार्क्स आते हैं इसमें। तो ये एक न्यू प्रोग्राम है ये एम काशीपुर के लिए, एंड नो डाउट ये बहुत अच्छा जा रहा है। एक चीज मुझे शेयर करिएगा थोड़ा डिटेल में, कि जो ये बच्चे का 10-12 ग्रेजुएशन का एकेडमिक डिटेल्स जो देखते हैं आईएम काशीपुर, वो जनरली आपके अनुसार क्या वो थ्रू आउट 60% वाले बच्चों को वेटेज देते हैं, कि अगर ग्रेजुएशन में किसी का 60 से कम भी रहा तो वो भी इजीली अप्लाई कर सकता है और चांसेस रख सकता है? हाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सारे कैंडिडेट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन कट ऑफ निकलता है उसका, कि एक रेंज होती है आपके ग्रेजुएशन, 10, 12 वर्क एक्सपीरियंस, जो कि इन मंथ्स यूज करते हैं वो लोग एज अ सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इन सब के बेसिस पे आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, एंड देन आफ्टर समिंग अप ऑल द पॉइंट्स एक कट ऑफ निकलता है, एंड क्लियरिंग दैट कट ऑफ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आते हैं एनालिटिक्स में, बिजनेस एनालिटिक्स। ओके। एंड जनरल मैनेजमेंट के लिए तो कैप इज द ओनली रास्ता। अच्छा, आप थोड़ा मुझे अपना आईएम काशीपुर का इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में थोड़ा अनुभव बताइए ना। जी सर, तो मेरा इंटरव्यू जिस तरीके से हुआ, पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने इंटरव्यू के लिए कोई भी कोचिंग एंड कोई भी हेल्प, कहीं कोई कुछ भी मैंने नहीं लिया था। ये पूरी तरीके से जो भी नॉलेज मुझे मैंने इंटरव्यू में यूज किया, वो सब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था। मैं अगर बोलूँ कि मैं जब 2017 में मैंने जब दिया था, और उस वक्त अगर मैंने कट ऑफ क्लियर किया होता और मुझे इंटरव्यू का कॉल आता, तो शायद मैं इतने नॉलेज, आई मीन इस पोजीशन पे नहीं होती। इसका मैं बहुत बड़ा बोल सकते हैं थैंक्स इन्फोसिस को देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में इतने बार क्लाइंट से बातें की हैं, उनके साथ लंबे इंटरेक्शन किए हैं, मीटिंग्स की है प्रोडक्ट पे और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर। हमने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इतने सारे कन्वर्सेशन किए हैं कि मुझे एक कम्युनिकेशन स्किल एंड उस लेवल पे किस तरीके से बात करना है, वो मैं अपने खुद से ही मैंने वो सीख लिया था। एंड आई एम काशीपुर का इंटरव्यू देने से पहले मैंने कुछ आईआईटीज के इंटरव्यू दिए थे, एंड एसएमएचआरडी का इंटरव्यू दिया था। वहां पर मुझे कुछ सीखने को मिला, जैसे कि
SMHRD के इंटरव्यू में दे वर वेरी जॉली, वो लोग काफी हंस रहे थे, और वहां पर मैंने भी थोड़ा हंस दिया था, जो कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाता है। तो वहां पर कुछ चीजें मुझे वहां से सीखने को मिली। फिर IIT से मुझे ये चीज समझ में आया कि टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए, इफ यू आर समथिंग फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आप जिस डोमेन में। ऑल्दो मेरा मैकेनिकल डोमेन रहा था और मैं खुद भी काम नहीं कर रही थी मैकेनिकल में, मैं IT में काम कर रही थी, बट स्टिल जहाँ भी आपने पढ़ाई की है वो आपका बेस्ट होना चाहिए। तो कुछ चीजें थी जो मुझे अपने पीछे इंटरव्यू से सीखने को मिली, और जो मैंने फिर काशीपुर के लिए उन सब चीजों में मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। एंड कमिंग टू काशीपुर इंटरव्यू, 2 पैनलिस्ट थे, एक मेल एंड फीमेल। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो फीमेल पैनलिस्ट थी वो आज मेरे 2 सब्जेक्ट्स लेती हैं। तो वहाँ जो पैनलिस्ट थे उनसे फिर जब स्टार्ट हुई हमारे हमारे जब इंटरेक्शन शुरू हुई, दे वर वेरी मच प्रिसाइज कि मैं अपने स्टेट एंड अपने कल्चर के बारे में क्या कुछ जानती हूँ। दे हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। फिर दे केम अबाउट मैं इन्फोसिस के बारे में कितना जानती हूँ, नॉट ओनली माय प्रोजेक्ट में, इन्फोसिस कंपनी के बारे में कितना जानती हूँ, इसके ऊपर उन्होंने काफी क्वेश्चंस किए। देन थोड़ा टेक्निकल मुझसे पूछा। फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल जो मैनेजरियल स्किल्स पर उन्होंने थोड़ा मुझे चेक किया। जो भी मैं आंसर दे रही थी उस दौरान, वन ऑफ द पैनलिस्ट वाज क्वाइट स्माइलिंग, वो अच्छे से एक स्माइली फेस बनाकर रिस्पॉन्स मेरे सारे आंसर्स का एक्सेप्ट कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी पैनलिस्ट थी वो मेरे हर आंसर पे बहुत ही ज्यादा क्या मैं बोलूं, शी वाज बिट कंफ्यूज्ड। ऐसा लग रहा था उनके फेस को देखकर, मुझे लग रहा था कि शी इज सो मच कंफ्यूज्ड कि मैंने पता नहीं क्या ही बोल दिया है। उनको देखकर मैं ज्यादा डर जा रही थी कि लगता है मैंने कुछ गलत क्या बोल दिया। कुछ टेक्निकल जो क्वेश्चंस थे उन पर वो और ज्यादा कंफ्यूजन वाला चेहरा दिखा रही होती थी, तब मुझे लगता था कि पता नहीं मैंने सही भी बोला है या नहीं, कुछ गलती तो नहीं कर दी, पढ़ा तो यही था, अभी यहाँ पर इनका ये रिएक्शन दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड दूसरे पैनलिस्ट वाज वेरी कूल एंड काम, वो मेरे सारे आंसर्स को बहुत स्माइलिंग फेस के साथ एक्सेप्ट कर रहे थे। तो दोनों ही फेज एक ही समय पर मुझे देखने को मिल रहा था, तो मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं टेंशन में रहूं या फिर मैं खुश रहूं कि इट वाज ऑल गुड और मेस्ड अप। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस बोलते हैं, जैसे बाद में इंटरव्यू के बाद में सभी लोगों ने मेरे से पूछा कि इंटरव्यू कैसा गया कैसा गया, तो मेरे पास टू बी वेरी फ्रैंक कोई आंसर नहीं था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया था कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, अच्छा भी था या बुरा था, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थे। बट बाद में मुझे ये चीज समझ में आया कि वो ऐसा बता वो इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि फिर आई डिड नॉट हैड अ गुड, मेरे वेटलिस्ट आई वाज वेटलिस्टेड बट नॉट मच, मैं बहुत जल्दी क्लियर हो गया इनिशियल फेज में। तो मुझे ये चीज समझ में आया कि जितने मार्क्स थे, जो पॉइंट्स मेरे ग्रेड्स ऐड हुए थे, वो तो काफी कैंडिडेट्स के थे, पर इंटरव्यू ऑल्दो जरूर ही अच्छा गया होगा, जो कि मेरा वेट लिस्ट में ज्यादा नहीं था। दैट्स ऑल अबाउट माय इंटरव्यू। अंकिता, लाइक जनरली देखिए आप काम कर रही थी और एक व्यक्ति को काम करते करते कैट का तैयारी करना बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज एक वर्किंग आवर्स रहता है, साथ में कैट एक इजी एग्जाम नहीं है, उसके लिए घंटों मेहनत करना पड़ता है। तो आपके अनुसार लाइक एक बच्चे को कैसे अपना काम के साथ साथ कैट का प्रिपरेशन करना चाहिए, किस बारीकी पे उसको फोकस करना चाहिए सो दैट वो एक अच्छा परसेंटाइल ला सके? ओके सर, तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, मैं भी काम कर रही थी, दैट टू मुझे अपने फ्लेक्सिबल आवर्स होते थे, मुझे बहुत मैनेज करना पड़ता था टाइम के साथ। और मैंने कैट की प्रिपरेशन भी बहुत लेट से शुरू की थी, इतनी लेट कि जब सारे बच्चे मॉक्स देना शुरू कर दिए थे, उस वक्त मैं सिलेबस देख रही थी। तो मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हुई, क्योंकि अगर उस वक्त मुझे डिटरमाइंड होना था कि मुझे 2020 में ही IIM चाहिए, तो मुझे बहुत कुछ का त्याग करना पड़ता, जो कि मैंने किया। मैं अपनी नींद का त्याग नहीं कर सकती हूँ, जो कि बहुत बड़ी सच्चाई है, और मैंने इस कैट के लिए अपनी नींद का त्याग कर दिया। मुझे याद भी नहीं है कि मैं
24 घंटे में शायद 3 या 4 घंटे भी सो पाती हूँ, जो कि मेरे लिए एक आदत बन गई आज के टाइम पर, क्योंकि मेरे जो ड्यूरेशन था, वर्किंग आवर्स था, वो एक्सटेंड हो जाया करता था, एंड दैट टू उसके बाद मुझे मॉक्स एनालिसिस, सिलेबस सब कुछ देखना पड़ता था। तो इट वाज लाइक मैं सुबह में ही सोती थी एंड नेक्स्ट सुबह ही उठ जाती थी। बोल सकते हैं कि मैं कुछ सुबह 4 बजे अगर सोई तो अगले सेम सुबह 9 बजे से मेरा ऑफिस होता था, तो थोड़ा पहले मुझे उठ जाना होता था। तो मैंने नींद की अपनी त्याग कर दी। उसके अलावा मैंने बाकी सारे फैक्टर्स जो एक लाइफ में इंटरटेनमेंट के लिए चाहिए होता है, एक बेसिक एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए होता है, वो सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ा। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अगर बोलूं तो मेरे लाइफ में सिर्फ मेरा काम और कैट का प्रिपरेशन बच गया था, और कुछ भी नहीं था। मैं जिस पोजीशन पर अभी बैठी हूँ, पिछले 1 साल से मैं इसी पोजीशन पर थी। मैं यहीं पर बैठकर मैं ऑफिस का काम करती थी और यहीं पर बैठकर फिर मैं पढ़ाई करती थी। आज यहाँ पर ही बैठकर फिर यही एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ लोगों को। तो ये बहुत मेहनत करना पड़ जाता है अगर आप अपने काम के साथ कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इसके साथ कर रहे हैं तो नहीं तो आप काफी पहले से तैयारी शुरू कीजिए, जिसके कारण आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें। और अगर आप थोड़ा भी लेट हैं किसी भी फैक्टर में, किसी भी तरीके से, या फिर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थोड़ा भी वीक है, जो कि आपको बाकी कैंडिडेट से रेस में पीछे कर देता है, तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत चीजों का त्याग करना पड़ेगा, बहुत सारे सुख चैन सब कुछ भूलना पड़ेगा। तो डिफिकल्टी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, पर इसी में एकदम फिर करना एकदम पड़। सही, एकदम सही अंकिता। बिकॉज अगर आप जीवन में परिश्रम नहीं करेंगी तो आगे आपको उसका फल नहीं मिलेगा। जितना परिश्रम आज जी करेंगी तो वैसा फल आप आगे पाएंगे। जी जी, मुझे इस चीज की बहुत खुशी है लोगों को बोलने में भी कि मैंने कुछ 4 महीने में कैट 2020 क्लियर किया। मैं आई वुड नॉट से ऑन अ ग्रेटर स्केल, बट हाँ, 4 मंथ्स इज वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन जब आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है। मेरा तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, मुझे चैप्टर्स का भी जानकारी नहीं था। 2 साल हो चुके थे, 17 में मैंने दिया था, 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके थे। तो फिर से सारा सिलेबस पढ़ना और तैयारी करना तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस, मैं आज के डेट में बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि इस शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट कैट क्लियर कर लेता है, एंड दैट टू गेटिंग इनटू एन आईआईएम। और इसके लिए कट ऑफ्स भी, सेक्शनल कट ऑफ बहुत मायने रखता है। बहुत कैंडिडेट होते हैं कि एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक में बहुत ही अच्छे हैं, क्वांट्स में बहुत अच्छे हैं, या फिर एलआर में बहुत अच्छे हैं, तो वो उसकी वजह से परसेंटाइल बहुत आगे चली जाती है, पर कट ऑफ छूट जाता है बाकी का। तो सब कुछ मेंटेन करते हुए आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस। वाकई वाकई 4 महीना बहुत कम शॉर्ट पीरियड होता है। और एक बच्चों को कभी कभी कैट प्रिपेयर करने में साल भर लग जाता है और फिर भी वो अच्छा परसेंटाइल नहीं लाते। सच में तो काफी आपने मेहनत किया है। और वो भी बिना किसी कोचिंग ट्यूशन कुछ कुछ के भी। मैंने कोई हेल्प नहीं लिया था। मैंने कैट 2020 के लिए कोई हेल्प नहीं लिया। सिर्फ मैंने जो भी हेल्प लिया अपने फ्रेंड से, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी टारगेट उनका कैट 2020 है। तो मेरे पास सिर्फ वही एक रास्ता ही बच गया था, क्योंकि आई वाज वेरी लेट और कोई चांस नहीं था मेरे पास कोई कोचिंग ट्यूशन ज्वाइन करने का, कोई ऑफर ही नहीं करता मुझे। आपका बुनियाद 2017 में काफी स्ट्रांग होगा कैट को लेके, इसलिए वो आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। हाँ, ये एक मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट था, थोड़ा एक बोल सकते हैं कि मेरिट था, कि मैंने 2017 में जो भी प्रिपेयर किया था तो मैंने बेस बना लिया था। ऑल्दो उस टाइम मैं मेरे कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाए, सेक्शनल नहीं क्लियर हो पाया, बट ये था कि वो जो बेस बन गया था वो मेरे को यहाँ पर 2020 में बहुत फायदा हो पाया उसकी वजह से, और मुझे ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। अंकिता मुझे एक चीज ये बताइए, लाइक अभी जो पेंडेमिक आया है और काफी बच्चे इस पेंडेमिक के वजह से फिजिकल क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे, तो क्या एक बच्चा मैनेजमेंट स्टडी करने के लिए ऑनलाइन मोड प्रेफरेबल है? इस टाइम पर जब फिजिकल क्लासेस नहीं हो रहे हैं, लास्ट 2020 वाले बैच ने तो फिजिकल क्लासेस देखे ही नहीं है अभी तक। कुछ लोगों ने ही देखे होंगे, और वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। पर एट द सेम टाइम अगर हम ये सोचें कि इस ईयर को भी स्किप कर दें, तो वो भी एक गुड डिसीजन नहीं होगा,
किसी भी कैंडिडेट के लिए अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपको IIM में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू शुड नॉट लीव। आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। बोल सकते हैं कि उस लेवल का एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा जिस लेवल पर आपको कैंपस में मिल सकता है, क्योंकि कैंपस लाइफ ही डिफरेंट है। तो हम में से बहुत ऐसे होंगे जो IIM जाना चाहते होंगे कैंपस लाइफ जीने के लिए। इवन मेरे साथ भी सेम केस। पर ऑनलाइन मोड में IIMs ने, बाकी सारे IIMs ने, इवन IIM काशीपुर ने काफी मेहनत की है चीजों को वेरी सिमिलर वे में सेम ट्रैक पे लाने के लिए एज कंपेयर टू कैंपस लाइफ। ऑल्दो हम अपने फ्रेंड से इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं फिजिकली, बट डिजिटल मोड बहुत हेल्प करता है सबको इंटरैक्ट करने पे। हम सारे असाइनमेंट साथ में बनाते हैं, वी हैव ऑल आवर असाइनमेंट्स इन ग्रुप। हमने काफी असाइनमेंट्स अभी तक सबमिट किए हैं, टास्क सबमिट किए हैं, और सब हमने ग्रुप में बनाया है, सब हमने किया है। बहुत ऐसी चीजें जो मुझे आता है उसको नहीं आता है, या फिर इन अ ग्रुप बहुत लोगों को नहीं आता है और बहुत लोगों को आता है, और वो सब कुछ कोलैबोरेट करते हुए हमने सारे असाइनमेंट्स बनाए हैं। इवन हमने इस तरीके से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर ली है। हम लोग एक दूसरे को जानने लगे हैं। तो सिर्फ अंतर इतना है कि वो फिजिकली नहीं हो रहा है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है, एल्स अच्छे तरीके से हो रहा है। एंड बस एक शॉर्ट गैप रह जाता है डिजिटल एंड फिजिकल मोड में, जो कि यहाँ पर भी छूट रहा है। अगर बोले तो सिचुएशन जैसे जैसे ठीक हो रही है, कैंपस भी कैंडिडेट्स को बुलाना शुरू कर रहे हैं। हमारे सेकेंड ईयर बैच ऑलरेडी कैंपस जा चुकी है, एंड हम फर्स्ट ईयर वाले अभी बचे हुए हैं। एंड जहां तक हम मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मुझे नॉलेज है कि हो सकता है हम बहुत जल्द कैंपस में होंगे। बट एक और सबसे बड़ी पॉइंट है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिलता है IIM ज्वाइन करने का इस डिजिटल मोड में भी, डिजिटल लाइफ में भी, डू ज्वाइन इट। बिल्कुल आप मत छोड़िए, क्योंकि कौन जानता है नेक्स्ट ईयर कैसा होगा। कैट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आप कितने भी टैलेंटेड हो, एक क्वेश्चन आपको कहीं से कहीं लाकर रख देता है और फिर एक पूरा साल बिगड़ जाता है। तो वो सिचुएशन हो और सिर्फ अफसोस में समय बीत जाए, उससे अच्छा है कि आप ज्वाइन कीजिए। एंड एक्सपोजर इज टोटली, आपको सब कुछ मिल रहा है। आप क्लब्स कमिटीज ज्वाइन कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। सिर्फ अंतर डिजिटल से फिजिकल का है, और वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। चलिए, उम्मीद रखना चाहिए लोगों को। जी। अच्छा, बिफोर हम लोग ये डिस्कशन एंड करें अंकिता, लाइक वन टिप्स एंड एडवाइस फ्रॉम योर साइड फॉर द न्यू कैट एस्पिरेंट। ओके, तो जो नए कैंडिडेट्स कैट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन जो मैंने लिया, that I was really consistent, and I would suggest all the cat aspirants at this position, be consistent. आपके प्रिपरेशन में, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। एक मॉक आपको बहुत ही अपसेट कर देगा। मॉक के रिजल्ट्स तो इतने बुरे होते हैं कि मुझसे ज्यादा कोई एक्सपीरियंस में बता ही नहीं सकती। मॉक्स का रिजल्ट जब आता है तो वो सिर्फ सिर्फ पेन ही देता है, हैप्पीनेस तो बहुत कम लोगों को देता होगा। तो इन सब चीजों से बिल्कुल भी अपने आप को कमजोर ना बनाए, एंड गो अहेड। आप बिल्कुल कर सकते हैं। मॉक्स एंड रियल कैट में बहुत डिफरेंस होता है। हो सकता है कि आप मॉक में नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, या फिर किसी वजह से मॉक में अच्छे स्कोर्स नहीं आ पा रहे हैं। बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि डिजिटल मोड है, कोई पेपर पेन पे मॉक नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल भी इन सब चीज से अपने आप को हताश ना फील करें। आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हर एक मोमेंट पर आप कुछ नया सीख रहे होंगे। एक मॉक में अगर आप नए स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है, बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका बहुत कम स्कोर आया है, अब बस इतना ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट वाले मॉक में मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आगे बढ़ना है, एंड नथिंग। और भी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन आगे बढ़ना है। ये चीज मुझे आप सबको पता होगा कि परसेंटाइल एंड स्कोर में बहुत डिफरेंस हो जाता है। एक क्वेश्चन बहुत दूर का परसेंटाइल खींच सकता है। तो सिर्फ हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, कंसिस्टेंट रहना है, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल भी अपसेट होकर छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर छोड़ देंगे तो वो मैनेजमेंट में डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि कैट की जर्नी फिर भी बहुत इजी होती है बी स्कूल की जर्नी से। आप जब कैट की जर्नी पार कर रहे हैं तो वो आप
अगर यहाँ पर आप डिमोटिवेट हो जा रहे हैं तो सोचिए कि शायद आपके लिए आगे काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये स्कूल की जर्नी और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, जब असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स आते हैं, सब कुछ होता है, डेडलाइंस होते हैं, सारे डेडलाइंस मीट करने होते हैं, टाइम नहीं है, 24 घंटे बहुत कम लगते हैं। तो उस दौरान भी बहुत ऐसे लोग, इनफैक्ट मैंने काफी लोगों से बात की एंड दे वर लाइक, मैं बहुत इट फील्स लाइक व्हाई आई एम देयर एंड आई एम, मुझे नहीं आना चाहिए था, इट वाज नॉट माय बेटर डिसीजन। तो ये आदत अभी से बना लेनी होगी कि कभी भी स्टेप बैक नहीं करना है, हमेशा स्टेप अहेड रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, जो कि मेरा सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएगा। एंड आई एम श्योर जो कंसिस्टेंट रहेगा बिल्कुल कर पाएगा। किसी का कोई एम होता है, कोई टारगेट होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर आईएम में ही जाना है, या फिर एक पर्टिकुलर परसेंटाइल टच करने पर ही मुझे एडमिशन लेना है, उसके लिए भी आप कंसिस्टेंट रहो। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 2017, 18, 19 हर बार कैट दिया है एंड फिर अभी 20 में एडमिशन लिया है, एंड बहुत अच्छे परसेंटाइल के साथ, बहुत अच्छे भी स्कूल में। तो ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो कंसिस्टेंट थे, उन्होंने छोड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मेरे साथ केस डिफरेंट था, क्योंकि मैं अपने जॉब को बेटर समझ रही थी, मुझे लगा कि अब जॉब ही बेस्ट होगा मेरे लिए। जब 2 साल जॉब करने के बाद मुझे ये चीज फील हुई कि नहीं, अब आगे बढ़ने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। पर ये हर किसी के साथ नहीं होता, किसी किसी का ड्रीम ही होता है और वो बेस्ट चीज होती है उनके लाइफ में। तो बिल्कुल भी आप अपसेट मत हो एंड कंसिस्टेंट रहो, बिल्कुल बिल्कुल आप कर पाओ। दैट्स ऑल। ग्रेट, ग्रेट। बहुत अच्छा आपने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत लोगों को इस इंफॉर्मेशन से बहुत मदद मिलेगा और वो आपको एक तरह का अपना प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहेंगे, बिकॉज़ बहुत सारे वर्किंग ऐसे लोग होते होंगे जो कभी-कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। आई होप ये डिस्कशन उनको बहुत मोटिवेशन देगा कि काम करते-करते भी हम लोग कर सकते हैं, बस अपना गोल क्लियर रखना चाहिए। जी, यस सर। Thank you, Ankita, for your time. It was really nice talking with you. Yeah, thank you very much, sir.